हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ थे केमिकल काइनेटिक्स और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। और उसमें हमने एक फैक्टर पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन और सेकंड हम लोग को पढ़ना है टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो जनरली हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर अपन जनरली इसका ऑब्जर्वेशन करें रिएक्शंस का, तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर आप रिएक्शन मिक्सचर को हीट करते हो तो जो रिएक्शन है वो क्या होता है, फास्टर रेट पे होता है। ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है। एक और ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आप टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस का राइज कर रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। ठीक है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन हम लोग का क्या है, रेट बिकम्स डबल with 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। कि अगर आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस का राइज कर रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। ये हमारा कॉमन ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप क्या पढ़े हो, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ जो हम लोग पढ़े थे वो कुछ ऐसा था के आर टू द पावर एक्स, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट कांस्टेंट पे। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, और टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे है, जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, या और एक चीज हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से राइज करते हो, ठीक है, तो विथ एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। ठीक है, जो रेट कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि अगर आप टेम्परेचर में 20 डिग्री सेल्सियस का राइज कर रहे हो तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 30 डिग्री सेल्सियस राइज कर रहे हो तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। तो उसके हिसाब से ये चलेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट से। ये होता है रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ऑलमोस्ट 2 आता है। तो ये क्या शो कर रहा है, अगर इसकी वैल्यू 2 आ रही है मतलब T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे जो रेट कांस्टेंट होगा वो T डिग्री सेल्सियस के रेट कांस्टेंट का ऑलमोस्ट डबल होगा। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट जो है वो डबल हो रहा है इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया। लेकिन अगर हम लोग को इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी लेते हैं। ठीक है, और ये आर्हेनियस थ्योरी की इक्वेशन देता है K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन दे रहा है, रिलेशन बिटवीन K एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पर ये कौन कौन से टर्म यूज हुए देख लो। K यहाँ पर क्या है, रेट कांस्टेंट है। A यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, जिसको हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। E A है यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी, R यहाँ पर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया, टेम्परेचर, ये यहाँ पर किसमें है, केल्विन में। T यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है। तो ये सारे टर्म्स आपको आर्हेनियस थ्योरी पढ़ने के बाद पता चलेगा, तो पहले वो थ्योरी पढ़ लेते हैं, वापस फिर इसी इक्वेशन में आएंगे हम लोग। ठीक है, बस यहाँ पे ये देख लो कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हो तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग के भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब रेट कांस्टेंट पूरे रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहता है जब तक आप वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो। अगर आप टेम्परेचर वेरी करोगे तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, वेरी होगा। ठीक है, अब आरएनएस थ्योरी क्या है देखो, आरएनएस थ्योरी सिंपल सा चीज बोलता है कि अगर दो रिएक्टेंट है ए और बी, है ना,
इन दोनों से आपको क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। सपोज ये दोनों कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। तो आर्हेनियस थ्योरी ये बोलता है कि इन दोनों के कंबाइन होने से पहले ये दोनों क्या करेंगे, कॉलिजन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, ए और बी मिलके क्या बना रहे हैं यहाँ पर, एक कॉम्प्लेक्स। क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो कंप्लीटली फॉर्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं, या तो आप कॉम्प्लेक्स बोल लो, ठीक है, या फिर आप इसको क्या बोलोगे, पूरा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको आप क्या लिख लो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो एक कॉम्प्लेक्स बन गया। ये कॉम्प्लेक्स जो है वो शॉर्ट लाइफ्ड होता है। शॉर्ट लाइफ्ड होता है मतलब ये ज्यादा दिन जी नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो बॉन्ड जो है इसके वो कंप्लीट नहीं है ना, इसलिए ये क्या होगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो ये फिर क्या हो जाता है, ब्रेक होके क्या बना लेता है, आपका प्रोडक्ट बना लेता है। ठीक है, तो आरएनएस थ्योरी ये बोल रहा है कि अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन होना है तो पहले ये बनाएंगे एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, उसके बाद ही यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, अगर मैं इसी चीज को किसी और रिएक्शन के एग्जांपल से देख ले, जैसे अगर आपको बनाना है H2 प्लस I2 तो आपको बनाना है 2HI। ठीक है, यहाँ पर H2 का एक मॉलिक्यूल है, आयोडीन का एक मॉलिक्यूल है। तो ये दोनों HI बनाने से पहले क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, देखो जब इन दोनों के बीच में कॉलिजन होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन भी क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि सारे बॉन्ड जो है वो डॉटेड है। डॉटेड है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओल्ड वाले बॉन्ड थे वो कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुए, और ये जो न्यू वाला बॉन्ड है वो कंप्लीटली फॉर्म नहीं हुआ है। मतलब ये जो है वो फॉर्मेशन को भी शो कर रहा है। धीरे धीरे ओल्ड वाले बॉन्ड क्या होते जाएंगे, ब्रेक होते जाएंगे, और जो न्यू बॉन्ड होगा वो क्या होगा, फॉर्म होते जाएगा। तो ये यहाँ पर कोई सा भी बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है ना। तो ये ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा, ये बना लेगा HI प्लस HI। यहाँ पर क्या बन गया, 2HI बन गया। तो उसके लिए पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसी चीज को एनर्जी से समझते हैं, इक्वेशन से तो सिंपल सा है, समझ में आ गया कि अगर रिएक्टेंट है, दोनों कंबाइन होंगे, टकराएंगे, टकराने के बाद वो क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स फिर क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। अब अगर मैं इसको एनर्जी के ग्राफ से देखूं, ठीक है, एक साइड हम लोग ले रहे हैं क्या, एनर्जी ले रहे हैं, और एक साइड हम लोग ले रहे हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब ये बताएगा कि रिएक्शन में अभी आपके पास क्या है। जैसे स्टार्टिंग में आपके पास रिएक्टेंट होगा, तो लंबा लिखने की जगह R लिख देती हूँ खाली। स्टार्टिंग में आपके पास क्या होगा, एक रिएक्टेंट होगा, है ना। इस रिएक्टेंट से आपको क्या बनाना है, प्रोडक्ट। तो ये जो है वो शो कर रहा है रिएक्टेंट की एनर्जी, और ये शो कर रहा है किसकी एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी शो कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल ये होना चाहिए कि ये रिएक्टेंट सीधे प्रोडक्ट बना लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये पहले क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सपोज ये जो है वो कॉम्प्लेक्स की एनर्जी, कॉम्प्लेक्स की एनर्जी बहुत हाई रहती है। ठीक है, तो ये किसकी एनर्जी है, कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है। तो इस रिएक्टेंट को पहले ये कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, और इस कॉम्प्लेक्स के बाद इसको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से कॉम्प्लेक्स बना, और कॉम्प्लेक्स से फिर क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो है ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये एनर्जी किसकी है, कॉम्प्लेक्स की, और ये एनर्जी किसकी है, प्रोडक्ट की एनर्जी है। अब यहां से यहां तक की जो एनर्जी है, कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसको डिनोट कर रहे हैं किससे, ET से। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी, जो कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है, मतलब रिएक्टेंट के पास अगर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है तभी वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और उसके बाद ही वो क्या बना पाएगा, प्रोडक्ट बना पाएगा। ठीक है, अब इसमें से देखो इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास खुद की है, ये रिएक्टेंट का भी तो कोई पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो ये रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी है, और इतनी एनर्जी उसको चाहिए, है ना, इतनी एनर्जी उसके पास होनी चाहिए। तो एक्स्ट्रा कितना लगेगा उसको, कितनी एनर्जी लगेगी, समझ में आया। इतनी एनर्जी अगर रिएक्टेंट के पास है तभी वो प्रोडक्ट बना सकता है, जिसमें से ऑलरेडी उसके पास इतना है, तो एक्स्ट्रा कितना लगा, सिर्फ इतना। तो एक्स्ट्रा जो रिक्वायर्ड एनर्जी है इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी।
क्लियर है? आपके पास एक आ गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, और एक क्या आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी possessed by the reactant molecules, ठीक है। और थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसके पास कुछ तो पहले से है, एक्स्ट्रा जितना चाहिए वो उसका क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, एक रिएक्शन मिक्सचर है और इसमें आप बहुत सारे रिएक्टेंट ऐड कर दियो, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन जितने भी कॉलिजन है वो सारे कॉलिजन्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। सिर्फ जिनके पास ये एनर्जी है, जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, सिर्फ वही पार्टिकल्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है? तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर पार्टिकल के पास एक्टिवेशन एनर्जी हुई तभी वो क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब वापस से आरएनएस थ्योरी में आते हैं, आरएनएस इक्वेशन में आते हैं। आरएनएस इक्वेशन आपका ये था, K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस E अपॉन RT। K बता रहा है रेट कांस्टेंट, A यहाँ पर बता रहा था फ्रीक्वेंसी फैक्टर। एक्चुअल में ये बता रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स, ठीक है। ये A क्या बता रहा है कि वहां पर टोटल एक सेकेंड में टोटल कितने कॉलिजन्स हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो फैक्टर है e टू द पावर माइनस E अपॉन RT, ठीक है, ये बता रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब अगर टोटल 100 कॉलिजन्स हो रहे हैं पर सेकेंड, ठीक है, तो सपोज 100 में से सिर्फ 1/3, 100 कॉलिजन में से सिर्फ कितने, 1/3 मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी है, तो वो 1/3 मॉलिक्यूल ही प्रोडक्ट में अपीयर होंगे, बाकी सब प्रोडक्ट में अपीयर नहीं होंगे। तो ये क्या बता रहा है, फ्रैक्शन की टोटल में से कितने मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी है, क्योंकि जितने के पास है सिर्फ वही क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको आरएनएस इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया होगा कि रेट कांस्टेंट जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, ऐसे पार्टिकल्स है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, तो जिनके पास है सिर्फ वही क्या होंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। इसको हम लोग एक और चीज से समझ सकते हैं, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन एनर्जी कर्व, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साइड हम लोग ले रहे हैं NE/NT और एक साइड हम लोग ले रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ये सब क्या देखो, Ne आपका है मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी E, ठीक है। Ne क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी E। Nt शो कर रहा है टोटल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। Nt शो कर रहा है कि टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और Ne शो कर रहा है कि कितने के पास एनर्जी E है। एनर्जी E इसलिए लिखूं क्योंकि वहां पे एनर्जी वेरिएबल है, भले आप स्टार्टिंग में सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम लो, लेकिन वहां पे मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, और जब भी मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होता है आपको पता है कि कोई मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करता है और कोई मॉलिक्यूल एनर्जी लूज करता है, मतलब थोड़ी देर बाद सबकी एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो Ne शो कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी E, और ये क्या शो करेगा, Ne/Nt क्या शो करेगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी E, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। इस ग्राफ का मतलब क्या है, देखो ये शो कर रहा है कि बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, ये भी शो कर रहा है कि बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है,
और ये शो कर रहा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, नॉर्मली इसको अगर आप रिलेट करो किसी क्लासरूम से, इसको रिलेट करो। अगर आप किसी क्लास में जाते हो तो आप देखते हो कि जो स्टडी में जो पुअर स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम होते हैं, और जो टॉपर्स हैं वो भी बहुत कम होते हैं, लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए यहाँ पर भी सेम वैसा ही है। ठीक है, जिनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है ऐसे भी बहुत कम पार्टिकल है, जिनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है ऐसे भी पार्टिकल बहुत कम है, लेकिन ऐसे पार्टिकल जिनके पास काइनेटिक एनर्जी एवरेज है, ठीक है, एवरेज मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर नंबर क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, सपोज ये शो कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या शो कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी शो कर रहा है। मतलब इस पॉइंट के बाद यहाँ पे जितने भी पार्टिकल हैं इन सबके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, इस पॉइंट के आगे जितने भी पार्टिकल हैं उनके पास जो एनर्जी है वो या तो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है या फिर उससे ज्यादा है, विच मीन्स दिस पार्टिकल्स कैन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ये जो पार्टिकल है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ये जो ग्राफ बना हुआ ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बना होगा, उसको अपन ले लेते हैं T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, इसका जो टेम्परेचर है उसको मैं 10 डिग्री सेल्सियस से राइज कर दूं। ठीक है, तो सोच के देखो कि एक कंटेनर है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं और आप क्या कर रहे हो, कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ा दिए। ठीक है, तो होगा क्या, जितने भी पार्टिकल है सबकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप हीट करोगे तो पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो इन सबकी एनर्जी क्या है, इंक्रीज हो रही है। तो ये ग्राफ सपोज कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा बन गया। तो आप यहां पर देखो कि ये जो पार्टिकल है जो अभी अभी क्या हुए हैं, एक्टिवेशन एनर्जी के बाद आए हैं, अब ये पार्टिकल्स भी क्या कर सकते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले सिर्फ इतने पार्टिकल कर रहे थे, अब ये पार्टिकल भी आ गए जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। ये क्यों हुआ, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो। तो हुआ क्या, पहले अगर 10 मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी थी तो अभी 20 के पास है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी अगर इंक्रीज होता है तो क्या होगा, प्रोडक्ट भी क्या होगा, डबल होगा। पहले 10 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में बन रहे थे, अब 20 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में बनेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो गया, डबल हो गया। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर का यहाँ पर क्या रोल है। ठीक है, तो एक बार और इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं कि अगर आप क्या करते हो, किसी भी रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तभी होगा जब उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी। अब ये है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ऐसे पार्टिकल जिनके पास एनर्जी कम थी, अब उनकी एनर्जी भी क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो गई। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी डबल हो रहा है, इसलिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डबल होगा, रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हमने देखा आर्हेनियस जो थ्योरी है वो ये बता रहा था कि टेम्परेचर का क्या रोल होगा अगर आप क्या करते हो, रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके पास आर्हेनियस इक्वेशन था K इज इक्वल टू A e⁻⁻ अब आपको इसके फैक्टर्स जो है वो समझ में आ गए होंगे कि K बता रहा है आपका रेट कांस्टेंट, A बता रहा है क्या, टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स या फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन्स, इसलिए इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स भी बोलते हैं। E बता रहा है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखो थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन में डिफरेंस है। थ्रेशोल्ड मतलब जितनी एनर्जी उसके पास होनी चाहिए, है ना, रिएक्टेंट के पास जितनी एनर्जी होनी चाहिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, लेकिन उसके पास खुद की भी तो एनर्जी है ना। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्वायर करने के लिए उसको जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या है, अपना एक्टिवेशन एनर्जी है। आर यहाँ पर क्या है, गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, अब अगर मेरे को इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो यहाँ पर देखो ई के टर्म में है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लॉग ले लेते हैं इसका जगह, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA/RT। ठीक है, ये आपको पता होगा, अगर लिखा हुआ है ln e⁻x तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाती है, x आ जाती है।
तो अगर मैं इसके सामने ln लगाऊं तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, -CA/RT लिखना पड़ेगा। और ln को अगर आप log के टर्म में लिखोगे तो आपको याद होगा ln की जगह आप लिख सकते हो 2.303 log, ठीक है। जहां पे ln है उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.303 log लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कर लो 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस EA/RT, ठीक है। 2.303 डिवाइड कर दो, हो जाएगा log k इज इक्वल टू log a माइनस EA/2.303 RT, ठीक है। यहाँ पर दो ही चीज वेरिएबल है, एक तो ये log k और दूसरा यहाँ पर ये जो 1/t है, ठीक है। सिर्फ ये दोनों वेरिएबल है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो k की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू c प्लस mx, ऐसा कुछ होगा। इसका ग्राफ बना लेते हैं और ये जो आपका इक्वेशन है वो न्यूमेरिकल में यूज होगा, ठीक है। ये है इक्वेशन, लेकिन ये हम लोग न्यूमेरिकल में यूज नहीं करते हैं जनरली, ये वाला इक्वेशन यूज होगा, ठीक है। इस इक्वेशन का ग्राफ देख लेते हैं क्या होता है। इसका ग्राफ ये होगा, y एक्सिस में आप ले लो log k, ठीक है। x एक्सिस में हम लोग ले लेते हैं क्या, 1/t, इंटरसेप्ट है क्या, log a, इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या है, log a। और यहाँ पर देखो ये इसका हो जाएगा m, मतलब ये इसका स्लोप है, और ये नेगेटिव है, मतलब ये ग्राफ कैसा आएगा, डाउनवर्ड। स्लोप क्या ले लोगे, -EA/2.303 r, ठीक है। ये t तो यहाँ पर 1/t ले लिए, तो ये हो जाएगा इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पे किसी क्वेश्चन में इसका स्लोप दिया हुआ है, ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है और इसका स्लोप दिया हुआ है, तो आप यहां से एक्टिवेशन एनर्जी क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे इजीली, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखेंगे अपन बाद में। अब यहाँ पर आपको ये पता है कि k क्या होगा, अगर आपको t पता है तो आपके पास ये इक्वेशन है, log k इज इक्वल टू log a माइनस EA/2.303 RT। अब यहाँ पर देख लो, अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं तो k की वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग जो इक्वेशन बनाएंगे वो दो टेम्परेचर के लिए होगा, है ना, कि टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो k में कितना चेंज आ रहा है। सपोज एट T1 टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इज K1, एट T2 टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इज K2, ठीक है। T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या है, K1 है, T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या है, K2 है। वो यहाँ पर पुट करते हैं, log K1 इज इक्वल टू log A माइनस EA/2.303 RT1, ये इक्वेशन होगा। एक और इक्वेशन कर लो, log K2 इज इक्वल टू log A माइनस EA/2.303 RT2, ये हो जाएगा इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर लो, माइनस कर लो, आप कर लो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2/1, ठीक है। अगर आप इसको 2 से क्या कर रहे हो, 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जाएगा log K2 माइनस log K1, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। यहाँ पे आप EA/2.303 R कॉमन निकाल लो, यहाँ पर क्या बचेगा, -1/T2। यहाँ पर देखो, इसको अगर आप माइनस करते हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 1/T1, ठीक है। इसको रीअरेंज कर लो, log A माइनस log B को आप क्या लिख सकते हो, log A/B इज इक्वल टू EA/2.303 R, ये हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। ये इक्वेशन हो गया किसके लिए, जब आपके पास दो टेम्परेचर और दो रेट कांस्टेंट होंगे तब आप ये वाला इक्वेशन यूज करोगे। अच्छा, इसका डेरिवेशन नहीं आता है तो आपको सिर्फ दो यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना है, एक 1 टेम्परेचर 1 रेट कांस्टेंट वाला और एक 2 टेम्परेचर वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपन वापस से नोट डाउन कर लेते हैं। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R, ये हो जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और एक फॉर्मूला आपके पास log K इज इक्वल टू log A माइनस EA/2.303 RT। ये दो इक्वेशन आपके न्यूमेरिकल में यूज होगा, ठीक है।
तो इतना क्लियर है, आरएनएस थ्योरी क्लियर हो गया। ठीक है, आरएनएस थ्योरी का आपको एक कंक्लूजन याद रखना है, क्या? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ increase in temperature because rate constant is directly proportional to temperature। ठीक है, और ये क्यों होता है, इसका क्या रीजन है कि रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है? रीजन ये है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर नंबर ऑफ molecules having activation energy increases। ठीक है, कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होते हैं, इसलिए ज्यादा प्रोडक्ट बनता है, रेट क्या हो जाता है? फास्टर हो जाता है। तो क्वेश्चन है, रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय log K इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ केल्विन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। यहाँ पे जो K है वो यूनिट है ना, और यहाँ पर जो K है वो क्या है? रेट कांस्टेंट है। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ लाइफ पीरियड बी 256 मिनट। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, और इसका क्या पूछा है? एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है। तो पहली बात तो ये जो इक्वेशन है log K 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ बाई टी, इसको आप कंपेयर कर लो इस इक्वेशन से। इससे कंपेयर कर लो, है ना, सेम इक्वेशन है। तो यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो वैल्यू है ये इसका अमाउंट जो है मतलब ये वैल्यू शो कर रही है। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर लो तो आपको पता चल जाएगा माइनस E/2.303 R, ये किसके इक्वल है? माइनस 1.25 इंटू 10⁴ के। टी तो दोनों में सेम है, वो तो लेना नहीं है ना, दोनों का क्या है? कोफिशिएंट ले लो। अब यहाँ पर देख लो, माइनस माइनस साइन हट जाएगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा सिंपली 1.25 इंटू 10⁴ इंटू 2.303 इंटू आर कितना होता है? 8.314। बस आपका एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ इसको आरएनएस इक्वेशन से आपको इन दोनों को कंपेयर करना था, दोनों का स्लोप जो है वो कंपेयर करते हैं, आपको एक्टिवेशन एनर्जी यहीं से मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ लाइफ पीरियड बी 256 मिनट, है ना, कौन से टेम्परेचर पे इसका हाफ लाइफ कितना हो जाएगा? 256 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको क्या दिया हुआ है? हाफ लाइफ दिया हुआ है। आप इसके लिए रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो, क्या था? हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, ये हाफ लाइफ दिया हुआ है 256, 0.693 बाई के कर लो, के आ जाएगा क्या? 0.693 डिवाइडेड बाई 256, यहाँ से के मिल गया। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इस के की वैल्यू को यहाँ पुट करना है, एक ही अननोन बचेगा टेम्परेचर। क्वेश्चन में यही पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ लाइफ बी 256 मिनट। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, लॉग के की जगह आपको पुट करना है लॉग 0.693 बाई 256 इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। आपको यहाँ से ये टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, एक ही नॉन बचा है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो पहले आप इस इक्वेशन से एक्टिवेशन एनर्जी निकालें, सेकेंड में आपको हाफ लाइफ दिया था तो आप हाफ लाइफ वाले फॉर्मूला से आप के निकाले, के की वैल्यू को यहाँ पुट किए तो आपको क्या मिल गया? टेम्परेचर मिल गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 टू 313 केल्विन। जब आप टेम्परेचर को 293 केल्विन से इंक्रीज करके 313 केल्विन कर देते हो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्वाड्रपल्स हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। अब आपको अपन पहले ही बताए थे कि आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है तो वो डबल इसलिए हो रहा है क्योंकि रेट कांस्टेंट डबल हो रहा है। तो अगर यहाँ पर लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स, इसका मतलब रेट कांस्टेंट जो है वो 4 टाइम होगा। ठीक है, सपोज इनिशियली इसका रेट कांस्टेंट था K1, है ना,
अगर 293 पे सपोज इसका रेट कांस्टेंट था K1 और 313 पे सपोज इसका रेट कांस्टेंट क्या है K2, तो रिएक्शन कंडीशन के अकॉर्डिंग K2 इज 4 टाइम्स ऑफ K1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, क्वाड्रपल्स बोला है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, पहले वाले रेट कांस्टेंट का 4 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया, K2 इज इक्वल टू 4K1, आप लिख सकते हो K2 बाई K1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर ये आपको एक डेटा मिल गया। सेकंड डेटा आपको मिल गया, T1 है 293 और T2 कितना है 313। अब आपको बताना है एक्टिवेशन एनर्जी, तो बहुत सिंपल सा है, आप फॉर्मूला लगा लो, लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा लॉग 4 EA अपॉन क्या हो गया 2.303, R की जगह पुट करोगे 8.314, T2 कितना है 313 और T1 कितना है 293 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपको सब कुछ गिवन है ना, आपको सिर्फ यहाँ पर एक ही अननोन बचा है, एक्टिवेशन एनर्जी, जो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड आउट करने बोला है, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे क्वाड्रपल्स बोल दिया तो आप K2 इज इक्वल टू 4K1 ले लिए। अगर क्वेश्चन में बोला होता डबल्स, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल ऑफ इट्स इनिशियल रेट बोला होता, तो आप यहाँ पर लिखते K2 इज इक्वल टू 2K1 लिखते, ठीक है। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉलिजन थ्योरी, ठीक है। कॉलिजन थ्योरी और जो आरएनएस थ्योरी है वो बहुत हद तक सेम है, सिर्फ एक पॉइंट जो है वो आरएनएस थ्योरी में आपको ऐड करना है, ठीक है। तो अपन बाद में देखेंगे कौन सा पॉइंट ऐड करना है, स्टार्टिंग से देखते हैं। कॉलिजन थ्योरी ये बोलता है देयर मस्ट बी कॉलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट पार्टिकल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो, कॉलिजन हो, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज ये बोल रहा है, द मॉलिक्यूल्स शुड हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। The colliding molecules must have energy equal to or greater than certain minimum amount of energy that is known as threshold energy, ठीक है। जो colliding molecules हैं उनके पास threshold energy होगी, तभी वहां पर क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट ये बोल रहा है colliding molecule must form an एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास क्या होना चाहिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, वो पहले फॉर्म करेंगे, उसके बाद ही वो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहां तक तो सारी चीजें क्या थी, सेम थी, ठीक है। अब कॉलिजन थ्योरी ये बोल रहा है कि जितने भी कॉलिजन्स हो रहे हैं वो सारे के सारे कॉलिजन प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, है ना। सिर्फ कुछ वहां पर कॉलिजन होंगे जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उन कॉलिजन्स को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन्स, ठीक है। ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉलिजन, सर्टेन नंबर ऑफ कॉलिजन्स will lead to formation of product, and such collisions are known as effective collisions, ठीक है। जितने भी वहां पर कॉलिजन हो रहे हैं वो सारे कॉलिजन जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ कुछ वहां पर कॉलिजन है जिनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और ऐसे कॉलिजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कॉलिजन बोलते हैं, ठीक है। तो कॉलिजन थ्योरी क्या बोल रहा है कि अगर पार्टिकल है तो पहले वो टकराएंगे, है ना, तभी प्रोडक्ट बनेगा, और जब वो टकराते हैं तो पहले एक कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स बना तभी वो क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उनके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ तक तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है।
बस यहाँ पर एक चीज हम लोग को ऐड करना है कि जो इफेक्टिव कॉलिजन है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। इफेक्टिव कॉलिजन आप तभी बोलोगे किसी कॉलिजन को, पहला, इफ द पार्टिकल्स हैव एक्टिवेशन एनर्जी। पहली कंडीशन ये है कि जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। सेकेंड, यहाँ पर एक फैक्टर हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कॉलिजन, कि अगर पार्टिकल्स जो है वो कोलाइड कर रहे हैं तो उनके कॉलिजन का क्या होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड जो फैक्टर है वो बोल रहा है प्रॉपर ओरिएंटेशन मींस प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ कॉलिजन। जब कॉलिजन हो रहा है तो वहां पे मॉलिक्यूल्स का जो डायरेक्शन है कोलाइड करने का वो भी क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए, तभी क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बहुत बार ये देखते हैं कि पार्टिकल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है लेकिन डायरेक्शन उनका सही नहीं होता, इसलिए प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो पाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये है कि ये जो OH माइनस आयन है वो यहाँ से X माइनस आयन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो चीज हो सकती है, या तो ये यहाँ पे फ्रंट से आएगा, ये जो OH माइनस आयन है वो या तो फ्रंट से आएगा या फिर वो इस साइड से आएगा, बैक साइड से। तो अगर ये फ्रंट से आता है तो क्या होता है, देखो इसको रिप्लेस करना है X को, और X खुद नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव वाला ही नेगेटिव को रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर देखो जब इसके साथ ही कॉलिजन हो रहा है, ये दोनों नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। वहीं पे अगर ये OH इस साइड से आता है तो इसमें से तो कोई नेगेटिव नहीं है, तो ये इजीली यहाँ पर अटैक कर सकता है। ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, तो यहाँ पे देखो OH अगर इस साइड से आता है तो ये इसमें अटैक करता है और ये यहाँ से क्या होता है, बाहर आता है। तो एक साइड से OH ऐड हो रहा है और दूसरे साइड से X रिमूव हो रहा है। फाइनली क्या होगा, फाइनली ये होगा कि ये OH जो है वो यहाँ पर कंप्लीटली आ जाएगा, है ना, और ये X यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। ये OH अगर सामने से आता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता, वही OH अगर X के मतलब अपोजिट साइड से आता है तो यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसलिए यहाँ पर देखो इफेक्टिव कॉलिजन के लिए दो फैक्टर है, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी हो, दूसरा उसका जो डायरेक्शन ऑफ कॉलिजन है वो क्या हो, प्रॉपर हो। दोनों फैक्टर होने चाहिए, दोनों में से कोई भी एक फैक्टर नहीं होगा तो वहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब जो आरएनएस थ्योरी हम लोग देखे थे, ये तो कॉलिजन थ्योरी हो गया। आरएनएस थ्योरी जो हम लोग देखे थे ये था K = A e⁻⁻ तो ये बताता था कि टोटल कितने कॉलिजन्स हो रहे हैं, ये बताता था कितने कॉलिजन्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी है। तो यहाँ पे हम लोग ओरिएंटेशन वाला जो फैक्टर है वो नहीं लिए थे। तो कॉलिजन थ्योरी क्या करता है, आरएनएस थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन चेंज होके कुछ ऐसा हो जाएगा। के मतलब रेट कांस्टेंट जो है वो के पे डिपेंड कर रहा था, तो हम लोग को रेट ही देखना था। तो ये बोल रहा है कि जो रेट है वो क्या है, रेट = P(Z)e⁻⁻⁸ ठीक है, यहाँ पे Z अभी भी क्या बता रहा है, ये बता रहा है फ्रीक्वेंसी, जो वहां पे A था यहाँ पे Z है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन्स। ठीक है, एक सेकंड में कितने कॉलिजन्स हो रहे। ठीक है, e⁻⁻e/RT बता रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और ये जो P है ये है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, कि अगर टोटल इतने में से इतने के पास एक्टिवेशन एनर्जी है तो उतने मॉलिक्यूल में से कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से जो पार्टिकल है उनका डायरेक्शन क्या होगा, प्रॉपर होगा। तो P बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्लियर है, तो सपोज टोटल 100 कॉलिजन्स हो रहे हैं। ठीक है, उसमें से 70 कॉलिजन्स के पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये बोल रहा है सपोज कि इस 70 में से सिर्फ 1/3 की प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे जो ओरिएंटेशन का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, प्रॉपर होगा।
तो इस 70 में से सिर्फ 1/3 पार्ट ही क्या होंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखो टोटल 100 था, लेकिन अब कितना बचा है, 1/3 ऑफ 70। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो आरएनएस थ्योरी में बस एक फैक्टर हम लोग को ऐड करना पड़ा ओरिएंटेशन वाला, बाकी आरएनएस थ्योरी और कोलिजन थ्योरी दोनों ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। अब कोलिजन थ्योरी का लिमिटेशन भी है। कोलिजन थ्योरी का ये लिमिटेशन है कि जब हम ये पूरी थ्योरी बना रहे थे तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो स्फीयर है। ठीक है, लेकिन देखो सबका स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। अब वहां पे एक मॉलिक्यूल में एक एटम भी हो सकता है, मोर देन 1 एटम हो सकता है, तो सबका शेप अलग अलग होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर ये एज्यूम कर लिए कि जो मॉलिक्यूल है वो हार्ड स्फीयर है ना। तो ये बस इसका लिमिटेशन है। अब देखो हमने पढ़ लिया कॉन्सेंट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। अब आपका एक टॉपिक बच गया कि कैटलिस्ट कैसा अफेक्ट करता है। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।